हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों का बंटवारा करेंगे। आज ये वीडियो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे तथा नीट के एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए है, तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग पिछले वीडियो में ठोस का वर्गीकरण किए थे। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें हम लोगों ने ठोस का वर्गीकरण किया था। और ठोस के वर्गीकरण में हमने बताया था कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज हम देखेंगे कि चूंकि अक्रिस्टलीय ठोस हम लोग को पढ़ना है नहीं, अक्रिस्टलीय ठोस सिलेबस में ही नहीं है। अक्रिस्टलीय ठोस में कुछ खास तो होता नहीं है, वो वास्तविक ठोस तो होते नहीं, वो तो आभासी ठोस होते हैं। तो जो पूरा लेसन है वो क्रिस्टलीय ठोस का है। वास्तव में सारे लेसन में क्या पढ़ना है, पूरे लेसन में क्रिस्टलीय ठोस ही पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। हम लोगों ने ठोस का वर्गीकरण किया था, तो दो प्रकार का वर्गीकरण हुआ था, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। और आज हम क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिसमें उसके जो अवयवी कण हैं वो एक निश्चित पैटर्न में जुड़े होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं। लॉन्ग रेंज उनका होता है, दीर्घपरासी व्यवस्था के अंतर्गत जुड़े होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। हमने बंटवारा इसका डेफिनेशन लिखा दिया है, बता दिया है, और क्रिस्टलीय ठोस के गुण भी हमने बता दिया है। तो क्रिस्टलीय ठोस हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस के जो अणु होते हैं ना, अणुओं के बीच, या कोई भी अणु हो, जब अणु ठोस का निर्माण करते हैं तो अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। अब वो चाहे अक्रिस्टलीय ठोस हो या क्रिस्टलीय ठोस हो, कोई भी ठोस हो, तो ठोस के जो अणु होते हैं उन अणुओं के बीच में एक बल काम करता है, आकर्षण बल। उसी आकर्षण बल से अणु क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो उस आकर्षण बल को अंतरा अणुक आकर्षण बल बोलते हैं, अंतरा अणुक आकर्षण बल, ठीक है। तो अंतरा अणुक आकर्षण बल क्रिस्टलीय ठोस में भी होंगे। अब क्रिस्टलीय ठोस में जो अणुओं के बीच लगने वाले अंतरा अणुक आकर्षण बल हैं, उन बलों के आधार पर अगर हम देखें तो क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण है वो चार भागों में किया गया है। चार भागों में जो सबसे पहला आपका भाग है, जो सबसे पहला आपका है वो है आयनिक ठोस। वो क्या है, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस को बोलते हैं इंग्लिश में आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। दूसरा जो है वो है सहसंयोजक, सहसंयोजक, सहसंयोजक ठोस। इसको बोलते हैं कोवैलेंट, कोवैलेंट, कोवैलेंट सॉलिड। इसको हम नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है नेटवर्क ठोस, ठीक है। इसका एक और नाम है नेटवर्क ठोस। तीसरा होता है आणविक ठोस। तीसरा होता है आणविक ठोस, जिसको हम मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर ठोस। और जो चौथा होता है वो होता है धात्विक ठोस, धात्विक ठोस, जिसको हम मेटेलिक, मेटेलिक सॉलिड बोलते हैं। तो ये जो है हमारे क्रिस्टलीय ठोस का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का बंटवारा हो गया कि क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं, आयनिक ठोस,
सहसंयोजक ठोस या इसी को नेटवर्क ठोस बोलते हैं, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि ये होते क्या हैं, इनका डेफिनेशन क्या है या किसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आयनिक ठोस को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ठोस हो, उन ठोस का जो निर्माण होता है वो छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर होता है, जिनको हम अणु कह सकते हैं कि अणु से इनका निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं कि एक परमाणु से बने होते हैं। तो वे ठोस, ध्यान दीजिएगा, वे ठोस जिनके अवयवी कण आपस में आयनिक बंध से जुड़े हों, वे ठोस जिनके अवयवी कण आपस में आयनिक बंध से जुड़े हो तो उसको हम आयनिक ठोस कहते हैं। अब ये भाई समस्या होता है कि ये आयनिक बंध क्या है। तो आयनिक ठोस का आधार आपका क्या है, आयनिक बंध है। अब आयनिक बंध क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब भी दो परमाणु जुड़ते हैं तो एक अणु बनता है, बहुत सारे अणु जुड़ते हैं तो ठोस बनता है। तो आखिर ये परमाणु जुड़ते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। आयनिक ठोस तभी बनेगा ना जब आयनिक ठोस का कोई अणु बनेगा। और अणु कैसे बनेगा, तो अणु जो है बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बनता है, या कम से कम दो परमाणु रहेगा तो एक अणु बनेगा। कई तो अणु ऐसे होते हैं जो दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तब जाके एक अणु बनता है, और कुछ अणु ऐसे होते हैं जो सिर्फ दो ही परमाणु से बन जाते हैं। तो कुल मिला के हम कहें तो अणु क्या है, तो अणु दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बनने वाला होता है। अब ये जो आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस किसे कहेंगे, तो आयनिक ठोस वह ठोस होता है जिसमें आयनिक बंध होता है। अब ये आयनिक बंध कैसे बनता है, तो ध्यान दीजिएगा, जब अणु का निर्माण होता है तो दो या दो से अधिक परमाणु जुड़ते हैं। अगर वो परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं, और आप जानते हैं कि परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उनके पास जो जुड़ने का क्रम होता है, जो जुड़ने की प्रक्रिया होती है, वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है। इलेक्ट्रॉन का आपस में आदान प्रदान होता है या साझा होता है। तो इलेक्ट्रॉन आपस में आदान प्रदान होता है, साझा होता है, तो जाकर उसके बीच में बंध बनता है, और तब जाकर के उनका अणु का निर्माण होता है। जैसे आप NaCl का उदाहरण समझिए। NaCl, Na के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन और Cl के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि Na के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, वैसे Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1 और Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7। ध्यान दीजिएगा, हम आयनिक ठोस पढ़ रहे हैं। तो Na का परमाणु क्रमांक होता है 11 और Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का स्थिति देखें तो Na के पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। क्लोरीन का अगर देखा जाए तो क्लोरीन के पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो Na का पहला भर गया, पहले में जितना इलेक्ट्रॉन का जगह है उतना भरा हुआ है, दूसरे कोष में जितना इलेक्ट्रॉन का जगह उतना भरा हुआ है। हाँ, तीसरा में कमी है, 7 की कमी है। वैसे तीसरे में तो 18 का जगह होता है, लेकिन अगर 18 नहीं है तो 8 भी है तो उसको अवस्थाई माना जाता है, लेकिन यहाँ 8 भी नहीं है, केवल 1 उपस्थित है, 7 की कमी है। यहाँ पर देखा जाए 2 8 पहला दूसरा कोष तो आराम से भरा हुआ है, तीसरा आपका पूरा भरा नहीं है, तो तीसरे में 18 का जगह होता है, लेकिन अगर 18 नहीं है तो कम से कम 8 तो होना ही चाहिए। तो यहाँ 8 भी नहीं है, यहाँ 1 की कमी है। अब परमाणु जो है, ये आपका जो परमाणु है, सोडियम का परमाणु चाहे क्लोरीन का परमाणु, तो ये चाहते हैं कि ये अस्थाई हो जाए, ये अस्थाई होना चाहते हैं। और कोई भी परमाणु अस्थाई तब माना जाता है जब उसके अंतिम कोष में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कि उसका अष्टक पूरा हो। तो यहाँ तो इसका अष्टक पूरा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ भी अष्टक नहीं पूरा है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब होता क्या है कि ये भी चाहता है कि हम अपना अष्टक पूरा करें, अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ये भी चाहता है कि हमारे अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसके पास उतनी क्षमता नहीं है कि ये अंतिम कोष का 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन को ले आ ले। तो ये क्या करता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, क्लोरीन को। तो जैसे ही अपना ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब 2 8 हो जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चल गया तो इसका भी 8 हो गया। अब देखिए, तो Na के अंतिम कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन और Cl के अंतिम कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह Na परमाणु और Cl परमाणु मिल करके NaCl का एक अणु बना दिया।
ध्यान दीजिएगा, सोडियम का परमाणु, सोडियम का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु मिल करके NaCl का एक अणु बना दिया। अब NaCl के बहुत सारे अणु जब मिलेंगे तब जाके बनेगा आयनिक ठोस। अब इसको हम आयनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि N ने एक त्यागा है इलेक्ट्रॉन और Cl एक ग्रहण किया है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसको पॉजिटिव आयन से दिखाते हैं, जो ग्रहण करता है उसको नेगेटिव आयन से दिखाते हैं। यहाँ आवेश आ जाता है, ये सोडियम आयन हो गया, धनायन हो गया, क्लोरीन ऋणायन हो गया। तो चूंकि यहाँ पर आयन का निर्माण हो जा रहा है, ठोस के निर्माण में आयन बन जा रहा है, इसलिए इसको हम आयनिक ठोस बोलते हैं। तो कुल मिला के ये कहें कि वह ठोस जिसके अवयवी कण आयनित होते हैं, वे ठोस जिसके अवयवी कण क्या होते हैं, आयनित होते हैं, उसको हम आयनिक ठोस बोलते हैं। आयनिक ठोस में जितना धनायन होता है उतना ही क्या होता है, ऋणायन होता है, दोनों की मात्रा बराबर होता है। आयनिक ठोस में धनायन और ऋणायन दोनों बराबर होते हैं, जितना धन होता है उतना ही ऋण होता है। जैसे NaCl जो है वो आपका आयनिक ठोस है। देखिए, एक Na का परमाणु, फिर एक Cl का परमाणु, फिर एक Na का परमाणु। तो आयनिक ठोस का जो उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है NaCl। NaCl में क्या होता है कि एक Na एक Cl, एक Na एक Cl, Na धनायन Cl ऋणायन, Na धनायन Cl ऋणायन, फिर Na के साथ Cl, Cl के साथ Na, Na के साथ Cl, Cl के साथ Na। ये इसका क्रम होता है। ये इसका क्रम होता है, ठीक है। एक धन एक ऋण, एक धन एक ऋण। तो ये धनायन ऋणायन से बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आयनिक ठोस बोलते हैं। एक चीज आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, या हम पढ़ाएंगे फिजिक्स में। आप ये जानते हैं कि जब एक धनायन और एक ऋणायन होता है, जब एक धन और एक ऋण होता है, तो इनके बीच में आकर्षण बल काम करता है। धन और ऋण के बीच में आकर्षण बल काम करता है। मतलब एक धनायन है, एक ऋणायन है, मतलब एक ऐसा परमाणु है जिस पर धन आवेश है, और एक ऐसा परमाणु है जिस पर ऋण आवेश है। तो दोनों परमाणुओं के बीच में बहुत ही मजबूत आकर्षण बल बनता है, जिसको हम वैद्युत बल बोलते हैं। क्या होता है, वैद्युत बल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके परमाणु वैद्युत बलों से बंधे होते हैं, वैद्युत बलों से जुड़े होते हैं, ठीक है। क्योंकि आयनिक ठोस के जो परमाणु होते हैं उसमें वैद्युत बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, इसलिए इनको जो है तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल का काम होता है। जल्दी इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, इनके बीच में लगने वाले बल को तोड़ना मुश्किल का काम होता है। इसलिए जो आयनिक ठोस हैं इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है थोड़ा सा उच्च होता है। ज्यादा ऊष्मा देंगे तब जाके ये क्या होते हैं, टूटते हैं, तब जाके ये पिघलता है। तो आयनिक ठोस का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। NaCl, तो NaCl क्या है आपका, आयनिक ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये आपका क्लियर हो गया आयनिक ठोस, ठीक है। आयनिक ठोस का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। इनके बीच में आयनिक ठोस के जो परमाणु हैं इनके बीच में वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत बल इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि धनायन और ऋणायन के बीच में जो लगने वाला बल होता है, या धन धन के बीच में या ऋण ऋण के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत बल बोलते हैं, ठीक है। चूंकि ये विद्युत के सुचालक होते हैं, गली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर NaCl को पानी में डाल दें तो पानी में क्या हो जाएगा, धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो ये गलित अवस्था में जो आयनिक ठोस होते हैं ये गली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। अब आते हैं सहसंयोजक ठोस पर। तो सहसंयोजक ठोस जो है, देखिए यहां पर जो NaCl बन रहा था तो इसमें एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और दूसरा उसको ग्रहण कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरा उसको ग्रहण कर लिया। तो जो दिया वो धनायन हो गया, जो लिया वो ऋणायन हो गया। तो यहाँ पर धन और ऋण आयन बन जा रहा है, इसलिए इसको हम आयनिक ठोस कह रहे हैं। लेकिन अगर दो परमाणु इस प्रकार जुड़ रहे हों,
यदि दो परमाणु इस प्रकार जुड़े कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करे, कोई भी इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करे, बल्कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें, इलेक्ट्रॉन का साझा हो, तो वे ठोस जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है, जब अणु का निर्माण होता है परमाणुओं के द्वारा, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध। दोनों ओर से जब बंध बनता है सहसंयोजक बंध, जैसे आप H2O, तो ऑक्सीजन के दोनों ओर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है, हाइड्रोजन को 1 की जरूरत है, तो 1 हाइड्रोजन दोनों से जुड़ जाता है। जैसे उसको छोड़ दीजिए, हम मेथेन की बात करें, CH4, तो कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों ओर से 1 हाइड्रोजन आ जाता है और 1 सिंगल बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन का ना तो त्याग कर रहा है और ना ही ग्रहण कर रहा है, यहाँ पर किसी तरह का कोई भी ना त्याग हो रहा है ना ग्रहण हो रहा है, यहाँ पर बस साझेदारी के द्वारा बंध बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका कोवैलेंट सॉलिड है, जैसे हम मान लीजिए कि CH4 ले लिए, उदाहरण के तौर पर हम CH4 ले लिए, तो कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन क्या करता है ना कि चारों इलेक्ट्रॉनों से सिंगल बॉन्ड बना लेता है, तो हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो गया और कार्बन का भी 8, 2 2 4 2 6 2 8, 11 में आप पढ़े होंगे कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो यहाँ पर किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा गया और किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं किया गया। अब जब ना त्यागा गया है ना ग्रहण किया गया है, दोनों ओर से ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, दोनों साझा कर लिए, तो यहाँ पर जो बंध बना उसको हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। अब इतना दिमाग नहीं लगाइएगा कि ये तो गैस अवस्था होता है ना भाई, ये गैस अवस्था है, हम यहाँ पर सहसंयोजक बंध समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, गैस को हम ठोस अवस्था में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सामान्यतः ये CH4 तो गैस है, लेकिन हम यहाँ पर सहसंयोजक बंध समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। तो सहसंयोजक बंध में क्या होता है कि परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है। तो कोई अगर ऐसा ठोस है जिसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है तो उस ठोस को हम कहेंगे सहसंयोजक ठोस। अब CH4 को ठोस नहीं कहेंगे भाई, ये CH4 आपका क्या है, गैस है। लेकिन अगर देखिए CH4 गैस है इसमें, लेकिन जो बंध बन रहा है वो सहसंयोजक बंध बन रहा है। तो यही सहसंयोजक बंध अगर किसी ठोस में बन रहा हो, ये जो सहसंयोजक बंध है वो किसी ठोस में अगर बन रहा हो तो उसको हम कहेंगे कि वो सहसंयोजक ठोस है। जैसे हीरा हो गया, हीरा बहुत अच्छा उदाहरण है। हीरा क्या है, तो हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरा में केवल कार्बन, हीरा में केवल क्या है, कार्बन, हीरा में कार्बन। और कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, और ये सभी आपस में यहां से सब जुड़े होते हैं, आपस में सब जुड़े होते हैं। तो कार्बन जो है, जिसे आप जानते हैं कि कार्बन के अंतिम कोश में थोड़ा सा यहां पर बना देते हैं, जैसे हीरा हो गया। चलिए हम 6 कार्बन पर समझते हैं। कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। देखिए कार्बन का अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। प्रत्येक कार्बन चाहता है कि वो क्या हो, अस्थायी हो जाए। तो ये क्या करते हैं कि अपने निकटवर्ती कार्बन से बंध बना लेते हैं। अब ये ऊपर वाले से बंध बना लेगा, ये बगल वाले से बंध बना लेगा, ये नीचे वाले से बना लिया, फिर यहाँ ये बना लिया, यहाँ ये बना लिया, यहाँ ऊपर वाला बना लिया, ये भी ऊपर से बनाएगा, ये साइड से बनाएगा, यहाँ बना दिया, ये यहाँ बनाएगा। सब आपस में
अपने निकटवर्ती इलेक्ट्रॉनों से बंध बनाएंगे, इधर कहीं बना लेगा, ये इधर बनाएगा, ये नीचे बनाएगा, ये नीचे बनाएगा, ये इधर बना लेगा, ये ऊपर बना लिया, ये इधर, ये इधर। देखिए इस कार्बन के पास देख लीजिए बीच में का 2 4 6 8 कार्बन, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस कार्बन का देखिए 2 4 6, 2 इधर होगा 8। तो यहां पर देखिएगा क्या कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागा है? नहीं त्यागा है। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है तो उसको हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। और जिस ठोस में ये सहसंयोजक बंध पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक ठोस बोलते हैं, कोवैलेंट सॉलिड। तीसरा होता है, हाँ इसमें हीरा के अलावा ग्रेफाइट भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया। तो ये सब उदाहरण है सहसंयोजक ठोस के। अगर हम आणविक ठोस की बात करें कि आणविक ठोस किसे कहेंगे, तो आणविक ठोस का मतलब हुआ कि वे ठोस जो अणु के रूप में रहते हैं। ध्यान देना, परमाणु के रूप में नहीं, अणु के रूप में। जैसे हाइड्रोजन। अब आप कहेंगे हाइड्रोजन तो गैस होता है। नहीं, हम गैस वाला हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सॉलिड वाले हाइड्रोजन का। क्लोरीन गैस की बात नहीं कर रहे हैं, क्लोरीन सॉलिड की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन, सॉलिड वाला नाइट्रोजन। तो ये जो H2Cl2N2 है, ये क्या है? आणविक ठोस है। आणविक ठोस का मतलब ये हुआ कि वह ठोस जो अणुओं के रूप में पाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि अणु कहाँ से आया, परमाणु क्यों नहीं हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनके परमाणु जो है जो परमाणु के रूप में रह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ठोस होते हैं जो परमाणु के रूप में नहीं रह सकते हैं, वो अकेले रह ही नहीं सकता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को सोचे कि हम केवल H के रूप में रख लें तो ये संभव नहीं है। हाइड्रोजन को जहां रखेंगे तो हाइड्रोजन अपने निकटवर्ती हाइड्रोजन परमाणु से क्या कर लेगा? साझा करके, और H2 के रूप में रह जाएगा। क्लोरीन भी क्या करता है? अपने निकटवर्ती क्लोरीन से साझा कर लेता है और Cl2 के रूप में रहता है। कारण यह है कि हाइड्रोजन अकेले है ना, तो इसके पास सिर्फ अंतिम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये हर हाल में चाहता है कि इसका जो कोश है वो भरा हुआ हो। तो चूंकि अब इसमें हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पहले कोश में ही रहता है, और पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन का जगह होता है? सिर्फ 2 का जगह होता है। तो हाइड्रोजन हर हाल में चाहता है कि हम अकेले नहीं रहें। तो ये क्या करता है कि अपने निकटवर्ती एक और हाइड्रोजन से, जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों साझा कर लेते हैं, और जब साझा कर लेते हैं तो ये बन जाता है H2। तो ये अस्थायी अवस्था में आ जाते हैं। क्लोरीन भी सेम यही स्थिति करता है। क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, एक और क्लोरीन उसके भी अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी चाहता है कि हमारा जो अंतिम कोश हो वो भरा रहे, मतलब अष्टक पूरा रहे। ये भी चाहता है कि हमारा अष्टक पूरा रहे। बस ये दोनों क्या कर लेते हैं? आराम से साझा कर लेते हैं। तो 2 4 6 2 8, 2 4 6 2 8, अष्टक पूरा। ठीक है, अष्टक पूरा हो गया। अष्टक पूरा हो गया तो क्लोरीन Cl2 के रूप में हो गया, हमेशा इसी रूप में रहता है। तो ऐसे ठोस अगर हैं तो इनको हम बोलते हैं कि ये क्या है? आणविक ठोस है। ठीक है, नाइट्रोजन भी सेम यही प्रोसेस अपनाता है। इसके बाद आता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस का मतलब ये हुआ कि ऐसे ठोस जिनके अणुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ऐसे ठोस जिनके अणुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। आप यहाँ देखेंगे कार्बन का हम बनाए हैं, तो कार्बन के परमाणु के पास कहीं यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो भी इलेक्ट्रॉन है सब एक दूसरे से साझा करके बंध बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसे ठोस जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो उसको हम बोलते हैं धात्विक ठोस। जैसे लोहा, कॉपर, इन सब के पास क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और आप जानते हैं कि जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है। जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो वे तत्व, या हम कह सकते हैं कि वे ठोस जिसके अणुओं के पास, परमाणुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिनके पास होता है उनको क्या बोलते हैं? धात्विक ठोस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस को 4 भाग में बांटा गया है: आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस,
आणविक ठोस और धात्विक ठोस। एक बार फिर से हम इसको जल्दी से बता दे रहे हैं। आयनिक ठोस क्या है? तो आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अणु आयन के रूप में होते हैं, अर्थात उनमें आयनिक बंध उपस्थित होता है। अर्थात आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अणु निर्माण होते समय इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ रहता है, तो वहाँ आयनिक बंध बनता है, और जिस ठोस में आयनिक बंध बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक ठोस। दूसरा होता है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है, अर्थात जो परमाणु अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो परमाणु कैसे जुड़े हों? तो परमाणु इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जुड़े हों। तीसरा आपका आणविक ठोस। आणविक ठोस वे ठोस होता है जिसमें उसके जो अवयवी कण है वो अणु के रूप में हो, अवयवी कण अणु के रूप में हो, तो उसको बोलेंगे आयनिक ठोस। धात्विक ठोस। धात्विक ठोस का मतलब ये हुआ कि ऐसे ठोस जिसके अणुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो जिन अणुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनको हम बोलते हैं धात्विक ठोस। तो ये रहा हमारा क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, तो फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।